अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? अच्छा, ठीक है। कल हमने एक बात कही थी, वो आज कर लेते हैं क्योंकि वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। अगर वो इतनी इम्पोर्टेंट ना होती तो कोई मसला नहीं था। हमने कल बात की थी कि हम अ, आज की क्लास में एक एक्टिविटी करेंगे टाइपिंग स्पीड की, क्योंकि वो सर जफर शायद की तरफ से इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। सो उनको फॉलो करना लाजमी है। तो आप सब एक काम करें, मंकी टाइप पे जाके आप 15 सेकेंड या 30 सेकेंड्स का एक टाइपिंग टेस्ट करें, और वहाँ पे आपकी जो भी स्पीड आती है उसकी लिंक्डइन पोस्ट करें। और मैं आपके साथ एक गूगल फॉर्म शेयर कर देता हूँ। आप वहाँ पे आके अपनी लिंक्डइन की पोस्ट का लिंक और अपना नाम वगैरह शेयर कर दें। ये मैंने मंकी टाइप का लिंक पेस्ट किया चैट में। अगर कोई यहाँ पे किसी को नहीं इशू हो रहा मिलने में, तो यहाँ से आप क्लिक करके उसको सिंपल जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जितनी जल्दी ये एक्टिविटी मुकम्मल कर लेंगे, फिर हम अपना सेशन उतनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब आप बस आपसे कहा जाता है कि आप टेस्ट करें, यहाँ पे आके अपनी लिंक्डइन पोस्ट का लिंक पेस्ट करें, और बस इसको कोई देखता नहीं है या फिर कुछ। इसको प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है कौन कंसिस्टेंट है। हाई कोर्ट गुरु पे मतलब वैसे ही लोग आ रहे हैं, फिर साथ कुछ कर भी रहे हैं। सो आपकी इम्प्रूवमेंट होगी तो अ, आप अगर फिर हाई कोर्ट गुरु की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जैसे मॉडरेटर्स या ट्रेनर्स वगैरह में आना चाहते हैं, सो उसके लिए ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि कौन कंसिस्टेंट है, कर रहा है एफर्ट। ये मैंने गूगल फॉर्म का लिंक भी शेयर कर दिया चैट में। सो जो भी करता जाए उसको साथ साथ यहाँ पे मतलब बताता जाए कि उसने कर लिया। चैट में डाल लिखते जाएं आप, और गूगल फॉर्म को फिल करते जाएं। फिर हम अपने सेशन की तरफ मतलब उसको स्टार्ट करें।
अच्छा, अभी तक सर अहमद ने हमारे साथ अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिनकी माशाल्लाह 95 वर्ड्स पर मिनट 100% एक्यूरेसी के साथ। उसके बाद सर फाहद ने किया है, जिनकी 47 मिनट्स वर्ड्स पर मिनट है। तो बाकी लोग भी यहाँ पे जो करते जा रहे हैं, अपने स्क्रीनशॉट्स शेयर करें या फिर डाल लिखते जाएंगे, अगर उन्होंने कर लिया है वो, और साथ गूगल फॉर्म को भी फिल करते हैं। हाँ अच्छा, अभी तक काफी लोगों ने मेरे ख्याल से उसको कर लिया है। अब बाकी हम 1-2 मिनट बस और वेट करेंगे, ताकि बाकी जो लोग हैं वो भी उसको कंप्लीट कर लें।
अच्छा, जिन लोगों ने कर लिया है वो काइंडली बस एक बात को दिमाग में जहन में रखिएगा कि आपने गूगल फॉर्म को भी फिल करते जाना साथ साथ। ठीक है। मेरे ख्याल से हमने काफ़ी इस पे टाइम लगा लिया, और बाकी जो लोग अभी कर रहे हैं वो आप उसको कर सकते हैं, अगर कर लिया तो ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अ, कल हमने जुपिटर नोटबुक्स को देखा था प्रॉपरली कि आप किस तरह एक ईडी अगर आप कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, उस उसके लिए आपने प्रॉपर जुपिटर नोटबुक्स किस तरह आपने बनानी होती हैं। आपने अपना नाम, डेटा के बारे में, बाकी डेटा की सारी डिटेल, और फिर उसके बाद आपको डेटा से जो भी इंसाइट्स मिल रही हैं, आप ग्राफ्स को इंटरप्रेट कर रहे हैं, चार्ट्स बना रहे हैं, अगर कोई मेथड मिसिंग वैल्यूज को डील कर रहे हैं, आउटलायर्स को डील कर रहे हैं, हम बाकी जितने फैक्टर्स होते हैं, किसी भी चीज़ को रिमूव कर रहे हैं या फिल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस मेथड से कर रहे हैं, और उसी मेथड से क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। अ, और उसके बाद हमने देखा था कि आपने किस तरह मतलब डेटा, किसी भी डेटा पे अगर आप ईडीए कर रहे होते हैं तो आपने उससे क्वेश्चंस पूछने होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो भी आपके माइंड में आ रहे हो उस टाइम पे, या फिर आप उसके लिए मतलब वैसे एआई से हेल्प लेने, किसी चैट जीपीटी या किसी और एआई टूल से कि इस तरह का मेरे पास डेटा है, सो इसके इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, तो आपने वो ज़रूर वहाँ पे ऐड करने होते हैं, क्योंकि उससे ज़रा ज़रा आपकी नोटबुक और मज़ीद बेहतर हो जाती है। फिर नोटबुक का मकसद क्या है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना है डिसीजन मेकर्स को। सो उस वो आपके उन क्वेश्चंस की वजह से उनकी हेल्प होगी फ्यूचर में अपने डिसीजन लेने के लिए, कि जैसे हमने कल अगर एप्पल ऐप स्टोर का डेटा देखा था, तो उसमें उनको डेवलपर्स या फिर डिसीजन मेकर्स जो हैं एप्पल के, उनको ये मदद होगी कि उन्होंने फ्यूचर में किस तरह की एप्स वहाँ पे लॉन्च करनी है, किन एप्स की ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, किन एप्स में ज़्यादा किन लोगों को, किन एप्स को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर वो बच्चों वाली ऐप ज़्यादा है या फिर बड़ों वाली ऐप ज़्यादा है, वहाँ पे रीडिंग की ऐप ज़्यादा है या म्यूज़िक की ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें आपने डेटा से पता करके उनको साथ वहाँ पे प्रॉपर लिखना होता है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन एक तरह से करनी होती है मार्क डाउन के सेल में, और एट द एंड आपने उनकी कंक्लूजन भी लिखनी होती है कि आपको डेटा से पता क्या लगे। जैसे मैंने मतलब शुरू पे आप बताते हैं कि आपके गोल क्या है, सो ज़रूरी नहीं है आपने जो गोल लिखे हैं वो आपके सारे वहाँ पे अचीव हुए हों, जो हो गए हैं वो ठीक है, वो नीचे आप बताएं कि ये मैंने अचीव कर लिए हैं, और बाकी अगर कोई आपकी नोटबुक देखता है, सो आप फ्यूचर मतलब आगे उनके लिए ये लिख सकते हैं कि अगर किसी और ने काम करना है इस पे तो वो उस तरह मतलब वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ हमने देखा था कि किस तरह की आप अगर उन प्रोफाइल्स को अपनी नोटबुक जुपिटर नोटबुक्स को केगल पे अपलोड करते हैं, सो आपकी प्रोफाइल मजीद बेहतर होगी, क्योंकि केगल एक बहुत बड़ी डेटा साइंस कम्युनिटी है। वहाँ पे आपकी जो भी फिर जितनी अच्छी आपने नोटबुक बनाई होगी, और उसको लोग आके देखेंगे, उस पर कमेंट करेंगे, आप वो करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। सो आप मतलब हर एक के वहाँ पे नोटबुक पे फिर आपको डिफरेंट उसके मेडल्स मिलते हैं, जैसे गोल्ड गोल्ड का हो गया, फिर बाकी डायमंड जितनी अच्छी होगी उस लिहाज से, और फिर उसी की बेस पे केगल आपको डिफरेंट टाइटल्स देता है, मतलब जितनी आपकी प्रोफाइल बेहतर होगी, आप केगल मास्टर या केगल ग्रैंड मास्टर ये सारे बनेंगे, जो कि पाकिस्तान से भी हैं कुछ लोग अभी रिसेंटली, क्योंकि इस पे काफ़ी काम हुआ है, तो पाकिस्तानी लोग भी ऊपर हैं, केगल ग्रैंड मास्टर में की लिस्ट में भी हैं, और केगल मास्टर तो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये आपके सीवी रिज्यूमे में एक अच्छी चीज़ ऐड करेगी, जो भी अगर आप कहीं जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं डेटा साइंस या एआई की, तो उनको पता होगा, वो आपका प्रूफ होगा कि आपने काम किया हुआ है, क्योंकि आपको वैसे तो ना मिल जाना, आपने वहाँ पे कंसिस्टेंट रहना, एफर्ट करनी है, फिर ये आपको पता लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो, आप वो पूछ सकते हैं।
हाँ अच्छा क्लियर है। ओके, बड़ी अच्छी बात है ये। और साथ ये बताइएगा कि कितने लोगों ने जाके उस पर प्रैक्टिस की थी। अच्छा, सर फहद कह रहे हैं मैं वहाँ पे करता रहता हूँ। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सर फहद के अलावा कितने लोगों ने वहाँ पे मतलब कल जो हमने डिस्कस किया था सारा जुपिटर नोटबुक का, उसके बाद उसको थोड़ा बहुत देखा था या प्रैक्टिस की थी उसकी। ये सारी हमने कल नोटबुक देखी थी, जिसमें हमने प्लॉटली जो कि इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसके भी सारे उसके अंदर ग्राफ्स मौजूद थे। बाकी हमने ये देखा था कि आप क्वेश्चंस किस तरह पूछ सकते हैं, जैसे आंसर 10, मतलब डिफरेंट जो क्वेश्चन हैं उसकी बेस पे उसने सारे किए हुए हैं। और एट द एंड आप समरी एंड कंक्लूजन लिखते हैं। आप वहाँ पे उसको अच्छी तरह जितनी आप प्रॉपर उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ताकि आपकी एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो आपकी नोटबुक की। और एंड पे आप कॉन्टैक्ट लिंक्स दे दें अपने लोगों को पता हो कि इस बंदे ने काम किया है। तो ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। अब अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, या फिर जो मैंने आपसे पूछा है कितने लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की है अभी तक, तो अभी तक तो कोई नहीं बोला, जिससे ये जाहिर हो रहा है सर फहद के अलावा कि आप बस यहाँ पे आके सुन रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं चलें देखा जाएगा जो होगा। शेयर दिस नोटबुक देंगे सर। ये नोटबुक एक्चुअली मेरी मशीन लोकल मशीन में पड़ी हुई है। मैं इसका लिंक इस तरह नहीं शेयर कर सकता। वो मैंने कल मॉडरेटर्स को मतलब ये नोटबुक सेंड कर दी थी, तो उन्होंने उसको गिटहब पे मेरे ख्याल से ऐड कर दिया था। उन्होंने मुझे अ, बताया भी था कि गिटहब पे ऐड कर दिया उन्होंने। वो आपका मैसेज, सॉरी मैंने थोड़ा लेट देखा था, काफ़ी कहने लेट देखा था, तो मैंने उसका रिप्लाई भी वहाँ पे कर दिया था। मैंने कहा था वो कर देंगे, उसके लिए आई अपोलोजाइज कि वो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ये गिटहब पे मौजूद है। लिंक मतलब, लिंक का मतलब है कि ये नोटबुक उन्होंने गिटहब पे क्या नाम है वो अपलोड कर दी हुई है, और आप वहां पे जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप यही कह रहे हैं ना कि आपको ये नोटबुक चाहिए। जी जी, गिटहब लिंक वहां पे आपको जो इस कोर्स का गिटहब है, वो जो आपको स्लैक का जो जो हमारा चैनल है 7 AM मशीन लर्निंग का, उसकी पिन लिस्ट, पिन मैसेजेस में जाएंगे ना, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ये सर प्रीत ने भी शेयर कर दिया। इसमें आपको डे वाइज सारे लेक्चर भी मिल जाएंगे, और बाकी सारा कंटेंट भी जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो मिल जाएगा। सो आप कल वाले लेक्चर में जाके देखेंगे ना, सो आपको मिल जाएगी वहाँ पे नोट। अच्छा, उनके अलावा अच्छा, फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन मैं आपसे एक छोटी सी और यहाँ पे चीज़ शेयर करूँगा।
अ, और इस चीज़ को फरीद खान बैक करेंगे, क्योंकि वो एक्चुअली हम मैंने जब ये डेटा साइंस सीखना स्टार्ट की थी, मैं बताता हूँ कि मैंने सीखी कैसे थी। मतलब मैं किस तरह इस फील्ड की तरफ आया था। हो सकता है इससे किसी को कोई फायदा हो जाए, नॉट श्योर। सो मैंने जब ये स्टार्ट की थी तो मतलब किसी और फील्ड की तरफ मेरा कोई इतना है नहीं था, वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट, क्योंकि पाकिस्तान मतलब इतना तो कोई है नहीं था खास कि आपने बताया नहीं था जा रहा कोई, इतनी अच्छी मेंटोरशिप नहीं थी की जा रही। आपने खुद ही देखना था कि आपने किस तरफ जाना है। सो मेरी जो सारी क्लास थी, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, सो वो कोई वेब डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था, कोई ऐप डेवलपमेंट। सो ये दो फील्ड्स की तरफ ज़्यादातर लोग जा रहे थे। सो मेरा कोई उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं था। सो मैंने मशीन लर्निंग की वो बात करते थे कभी कभी, लेकिन मुझे तो उसका नाम सुन के मतलब ये आइडिया नहीं था है कि वो होता क्या है। मैंने कहा होता होगा कुछ मशीन लर्निंग, मुझे नहीं पता। तो उसके बाद मैंने क्या देखा कि मतलब हमारी जो मतलब समर वेकेशन आती हैं हमारी, वो आई। तो वहां पे मैं मतलब यूट्यूब पे मैं गया, वहां पे एक नया नया तो मतलब कोई चैनल आया था कोडानिक्स के नाम से। मैं मतलब वो हमारे सीनियर्स ने बताया था कि अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं तो आप इन चैनल्स पे जाएं। उन्होंने कोडानिक्स का बताया, दो चार और चैनल्स का बताया। मैंने उसको लिख के रख लिया पास। मैंने काफी हफ्ते डेढ़ बाद उसको देखा जो अपने रजिस्टर पे, मैंने कहा चलो यार खोल के देख ही लेते हैं। वहां पे देखा तो वहां पे एक कोर्स था पाइथन के चिल्ले के नाम से। सो मैंने वो ना ऐसे ही देखना स्टार्ट कर दिया। सो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने कोई पहले 20 दिन की वीडियोस देख ली थी उस कोर्स में। वो कोर्स काफी लंबा था, उसमें तकरीबन 100 से ज्यादा वीडियोस थी। सो पहले 20 दिन की वीडियोस मैंने देख ली। और आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे 20 दिन की वीडियोस देखने के बाद एक चीज भी नहीं समझ आ रही उसकी। मतलब आप अगर किसी फील्ड में नए नए जाते हैं तो आपको मुश्किल होती है वहाँ पे। लेकिन मैं क्या करता था, मतलब वो जो बताते थे मैं उसको सुन लेता था। और जो वो प्रैक्टिस मतलब कोड अगर करवा रहे हैं यहाँ पे इस तरह VS कोड में आके, सो जिस तरह वो लिखते थे मैं बस देख के लिख सकता था। कह लें कि मैं कोडिंग में भी कोई इतना अच्छा नहीं था। सो मैंने इसी तरह बस देख के लिख देना, और 20 सब 25 दिन गुजर गए मुझे, लेकिन कुछ भी नहीं पता उसका। उसके बाद उनका एक कोर्स आया साथ समर वेकेशन के अंदर ही, AI के चले के नाम से। वो एक्चुअली पाकिस्तानी बंदे हैं जो इस टाइम जर्मनी होते हैं, डॉक्टर मारुतुफैल। सो मैंने वो किया फिर उनके साथ। और वो चिल्ला वैसे उन्होंने लिखा हुआ था कि मतलब थोड़ा अलग हो। चिल्ला से बना था 40 दिन का ही कोर्स होगा। सो वो फिर मैंने उनके साथ किया उन समर वेकेशन में। और वहां से फिर मेरी कह लें कि एक तरह से बेस बनी। मतलब 40 दिन के अंदर भी तकरीबन कह लें कि 6 7 दिन तो ऐसे छुट्टी हो गई होगी। और हमने कोई 30 32 दिन पढ़ा होगा सही तरह अगर पता है तो। सो 30 32 दिन के अंदर ही मैंने वो सारा कुछ सीखा था। सो ये आपको बताने का मकसद क्या है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये नहीं है कि आपको कोई बताए आके, या फिर इस तरह, या फिर आपको कोई 6 माह चाहिए कोई चीज़ सीखने के लिए। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप एक ही माह के अंदर उसकी बेसिक सारी क्लियर कर सकते हैं। उसके अंदर हमने क्या क्या कवर किया था उसके अंदर, सबसे पहले हमने देखा मशीन लर्निंग क्यों पढ़नी चाहिए या AI क्यों पढ़नी चाहिए। उसके बाद पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा, फिर डेटा एनालिसिस देखा उसके साथ प्रॉपर। ये एज एन कह लें कि वहाँ पे मुझे असाइनमेंट मिली हुई थी, जो यहाँ पे मैं आपको कल आपको मैंने दिखाई थी, कि उन्होंने कहा था कि आपने किसी भी डेटा सेट पे जाके उस पर EDA करना है। सो ये हमने प्रॉपर वहाँ पे किया। उसके बाद हमने मशीन लर्निंग स्टार्ट की, उसके जो मॉडल डिफरेंट मॉडल्स हैं वो देखे, सुपरवाइज देखी, अनसुपरवाइज देखी। फिर एट द एंड ऑफ दिस जो हमारा मतलब कोर्स था 40 दिन का, उसके एंड पे उन्होंने कहा कि मतलब आपने कोई एक्सट्रीमली टैब बनानी है मशीन लर्निंग, जिसमें आप सिंपल डेटा दें उसको, अपनी ऐप को स्ट्रीमलीट किया जो। और वो आपको सारी उसमें क्या नाम है डेटा विजुअलाइजेशन, सारा ADA की भी एबिलिटी दे, मतलब
सिंपल आपने कोडिंग की बजाय ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब क्लिक करना हो सारा बटन्स की बेस पे। वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, अगर आपने मिसिंग वैल्यूज इंक्लूड करनी है तो कौन से मेथड्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप किसी को भी क्लिक करके उससे इसकी इंक्लूड कर सकें। और साथ अगर आप कोई प्लॉट्स बनाना चाह रहे हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस के लिए, मल्टीवेरिएट के लिए, बाईवेरिएट के लिए, सो वो उसकी सारी ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल होंगे। मतलब कंप्लीट जो एक ईडीएम में चीज़ होती है डेटा प्री प्रोसेसिंग के साथ, ये नहीं कि खाली डेटा को देखना, उन उसके साथ जो बाकी चीज़ें होती हैं सारी, डेटा रैंगलिंग जिसको हम कहते हैं, डेटा रैंगलिंग से अगर कोई वाकिफ है वो तो ठीक है। जिनको नहीं पता, डेटा रैंगलिंग हम कहते हैं कि मतलब आपने एक दफ़ा डेटा को देख लिया है कि मतलब उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं, आउटलायर्स कितने किस तरह हैं, या फिर डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। अब रैंगलिंग से मुराद है कि आपने इस डेटा को फिक्स कैसे करना है, मतलब मिसिंग वैल्यूज को इंप्यूट करना है तो किस कैसे करना है, वो डेटा रैंगलिंग में आप ये सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, तो वो वाली सारी चीजें, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप आपके पास वो करने के बाद एक कंप्लीट डेटा आ जाएगा। उसके बाद आपने उसको मशीन लर्निंग के मॉडल्स बिल्ड करने हैं, उसके मतलब उसकी ऑप्शन भी ऐप के अंदर, ऑप्शन ऐप के अंदर ही होनी चाहिए वहाँ। वहाँ पे अभी तक तो उन्होंने कहा था कि आप सुपरवाइज लर्निंग के जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के एल्गोरिदम हैं आप उनको ऐड कर लें बस। तो मैंने मतलब उन्होंने कहा था कि आपने ये नहीं देखना कि ये टॉप एल्गोरिदम्स हैं कोई 5 7, तो इनको बस ऐड कर लें। आपने देखना है, उसको सर्च करनी है, जितने आपके पास मिलते हैं, जितने भी दुनिया में मौजूद हैं, आपने सारे वहाँ पे ऐड करने हैं, ताकि यूज़र के पास एबिलिटी हो तो वो कोई भी जाके उसको क्लिक कर सके, मतलब कोई भी एल्गोरिदम वहाँ पे लगा सके। और फिर उसके साथ उसकी मैट्रिक्स, उसकी मतलब जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स होते हैं क्लासिफिकेशन के या मतलब रिग्रेशन के, वो सारे वहाँ पे शो हो रहे हैं। एट द एंड आप मॉडल अपना सेव कर सकें मशीन लर्निंग का। सो उसमें उन्होंने तकरीबन 40 से 50 बच्चों की शायद क्लास थी, आई एम नॉट श्योर। सो उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी करेगा तो उसको मतलब सर्टिफिकेट और बाकी कुछ पता नहीं के साथ कोई प्राइस था वो दिया जाएगा। तो आई वॉज द फाइनलिस्ट। मैं था और मेरे साथ एक और लड़का था जिनकी एप्स उन्होंने प्रॉपर सारी मॉनिटर की थी, क्योंकि सब लोगों ने इनको भेजी हुई थी। उन्होंने सारी प्रॉपर देखी, उसका कोड देखा, फंक्शनैलिटी देखी सारी, क्या क्या ऐड की है। और उसकी बेस पे मैं और साथ एक और फाइनलिस्ट थे, वो वहाँ पे सिलेक्ट हुए थे। तो उन्होंने कहा था कि आप इन इस ऐप में ये चीज़ें मजीद बेहतर ऐड करें, या फिर जो जिन चीज़ों में बेहतरी की गुंजाइश थी उन्होंने कहा था आप बेहतर करें। तो अब उनमें से होगा। सो मकसद ये है आपको बताने का कि अगर आप सीखना चाहते हैं और अगर आप पैशनेट हैं, सो आप ये 30 या 40 दिन में भी ये सारा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर बात है सिर्फ प्रैक्टिस की, वहां पे हम प्रैक्टिस करते थे रोजाना। मोहम्मद अदील अली सर कैन शेयर। आप जो मैं स्ट्रीम रेट का बता रहा हूँ आप उसका कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम सलाम जी सर। जी जी, उसी की बात कर रहा था। इसका अच्छा, कोई लिंक अगर है तो काइंडली शेयर कर दीजिए। वो सिंपल चले मैं उसको देखूंगा, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें बेहतर थी, तो मैंने उसके बाद उस पर इतना कोई ध्यान नहीं दे सका। लेकिन मैं आपके साथ वो भी चलें शेयर कर दूंगा। आप देख देख लीजिएगा, अगर उसमें आपको जो चीज़ें लग रही हुई कि बेहतर आप कर सकते हैं, आप वो भी कर दीजिएगा, मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। सो मकसद बताने का ये था मकसद कि आपने बस चीजें करनी है। और वहां पे क्या था, एक रूटीन हमारी जो बड़ी अच्छी बन गई थी ना, जिसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। ये हमें पता था कि प्रॉपर क्लास होनी है इस टाइम, सो हमने रोज बैठ के काम करना है। वहां पे जाके ये नहीं था कि मतलब खाली अगर वो हमें पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं कुछ तो उन्होंने खाली करनी है, उन्होंने साथ हमें प्रॉपर कोडिंग करवानी, जो उन्होंने करना वो हमने साथ साथ उनके करना। फिर उन्होंने करना कहना कि ये चीजें यहाँ मतलब यहाँ तक मैंने एडीए किया है। हमारा जो कल वाला लेक्चर होगा उसके अंदर अंदर आपने ये सारी चीजें मुकम्मल, बाकी उन्होंने जो बतानी वो हमने ऐड करनी होती थी उसमें। सो बात है प्रैक्टिस की, कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी नहीं। अगर अगर वो भी खाली इसी तरह करते, मतलब आते आके बैठते हमको बताते चीजें कि मशीन लर्निंग ये होती है, डेटा प्री प्रोसेसिंग के ये स्टेप्स होते हैं, ये नहीं। सो अब
आज तो फिर मैं शायद यहाँ पे आपको ना ये चीज़ें जो मुझे थोड़ी बहुत पता है आपको बता रहा होता। हाँ, हो सकता है कोई और होता यहाँ पे, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं शायद फिर वहां से ना कर सकता, क्योंकि डेट वाज काइंड ऑफ अ टर्निंग पॉइंट। सो मैं फिर उसी वजह से उस तरफ आ गया, डेटा साइंस और एआई की तरफ आ गया। फिर मैंने आगे आके मतलब बाकी चीज़ें देखी जो जन एआई है, तो उसमें तो फिर चैट जीपीटी उससे पहले आ गई हुई थी। अ, उसके बाद हमने स्ट्रीमलेट पे ही बाकी ऐप बनाई जनरेटिव एआई की एपीआई, मतलब ओपन एआई की एपीआई करवा के फिर लैंग चेन देखा। और बाकी जो आजकल फ्रेमवर्क्स, आजकल तो बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क आ गए हैं जनरेटिव एआई में, जैसे लैंग चेन है, लामाइंड एक्स है। अगर आप एआई एजेंट्स की बात करते हैं, सो आजकल उनका बहुत बूम है एजेंट्स का। उसके डिफरेंट फ्रेमवर्क है, जैसे क्रू एआई है, एटोजन है, लैंग्राफ है, और बाकी सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने काम को अपने टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। सो बात सिर्फ इतनी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं उसका मकसद यही है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना काम है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपके टू बी ऑनेस्ट, अगर किसी को कोई मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते तो यहाँ पे आपका आने का फायदा भी नहीं है। फिर इससे अच्छा है कि आप इस 1 घंटे को कहीं और यूटिलाइज कर लिया करें, क्योंकि मशीन लर्निंग की या कोई भी फील्ड ले लें, वो प्रैक्टिस तो वहाँ पर ज़रूरी है ना। तो आप फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस जितनी आप कर सकते हैं करें। आपका कहीं पे मसला आ रहा है, किसी किस्म का आ रहा है, आप ये ना सोचेंगे यार मैं ये कहूंगा तो वो कहेंगे मैं, मुझे यही नहीं अभी तक पता चला। आपके छोटे से छोटे मसले जो है ना, आप वो भी अपने यहाँ पे बता सकते हैं या फिर स्लैक पे शेयर कर सकते हैं। स्लैक पे आपने शेयर नहीं करने, आप जो हमारे ट्रेनर्स हैं या मॉडरेटर्स हैं उनको डायरेक्ट अप्रोच कर लें कि मुझे ये मसला आ रहा है ये नोटबुक में। सो आपको वो गाइड कर देंगे, हम गाइड कर देंगे। आपने ये नहीं सोचना, हेजिटेट नहीं करना किसी चीज़ से, क्योंकि अगर आप हेजिटेट करते जाएंगे तो फिर तो आप सीखने से रहे। तो इसमें कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा? मेरे ख्याल से जुल्फ़िकार का टीचिंग में काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो अगर वो स्टूडेंट्स को कुछ गाइड करेंगे, अगर वो किसी को स्टूडेंट को कोई मसला आ रहा है और वो पूछने में हिचकिचा रहा है, तो वहाँ पर उनको क्या करना चाहिए? देखिए वो लर्निंग के ना फेजेस होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो लर्नर है वो किस फेज पे खड़ा है। तो एक अब ये थोड़ा लंबा लेक्चर है, मैं इसको अपने यहाँ बात नहीं कर, शॉर्ट रखता हूँ। तो मेरे ख्याल में अब जहाँ पर जो लोग आते हैं वो मोस्टली एटलीस्ट यूनिवर्सिटी वाले ग्रेजुएट तो होते हैं। तो आई थिंक वो इतने समझदार तो होते हैं कि वो उन्हें खुद पता होना कि क्या कैसे आगे पढ़ा स्टडी कैसे की जाए। तो प्रैक्टिस का अगर टाइम मिलता है तो जरूर करें। अगर नहीं मिलता है तो क्लास को जरूर अटेंड करें। ये जो आप बात कर रहे थे कि वो यहाँ ना आए, मैं समझता हूँ ये अ, इसको इस तरह से कहना चाहिए। टाइम मिलता है तो करें आप, नहीं मिलता है तो इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। उसकी रीजन ये होती है कि इंसान जो होता है वो उसकी डिफरेंट उसकी ना वो मसरूफियात होती हैं। तो अगर आप क्लास में आ रहे हैं तो किसी एक दिन आपको चांस मिलेगा तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। बट डू ज्वाइन द क्लास, ठीक है, क्लास में आया करें, क्योंकि अगर आप क्लास में नहीं आएंगे तो आपको आपका माइंड तो बिल्कुल ब्लैंक होगा ना। क्लास में आएंगे तो आपके माइंड ने कुछ लर्न किए, आप आपने प्रैक्टिस नहीं किए, वो एक अलग बात है, वो आप बाद में कर लीजिएगा। बट क्लास में पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, उसको जरूर ज्वाइन किया करें और देखा करें क्या हो रहा है। क्योंकि आज आपने प्रैक्टिस कर ली है तो थोड़ी ग्रिप हो जाएगी, नहीं की है तो जब नेक्स्ट टाइम आप इस तरह की किसी सिचुएशन में होंगे, किसी लर्निंग उसमें एनवायरनमेंट में होंगे, तो आप कहेंगे हाँ मैंने वहां पर ये चीज पढ़ी थी, मुझे समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस उसके बाद उसका लेवल आता है। तो यूं करें। और मैं समझता हूँ आप इस क्लास को ना थोड़ा सा आगे भी चलाएं। तो एक गपशप अच्छी बात है, वो बीच में 5 मिनट ना आप गपशप लगा लें, लेकिन क्लास को आगे चलाएं। क्योंकि आपने नोट किया होगा कि आप जब नहीं क्लास को आगे चलाते हैं तो पार्टिसिपेंट्स कम हो जाते हैं। ओके। ओके सो बिल्कुल सर। मैं यहाँ पे यही सर का हमने अच्छा पॉइंट ऐड किया है। और क्या जहाँ तक पार्टिसिपेंट की बात कर रहे हैं तो
ये जनरली ऐसा ही होता है, मतलब पार्टिसिपेंट कम होते हैं और ये होने होते हैं। अब इसके रीजन क्या है? रीजन ये है कि अब इतने ज्यादा स्टूडेंट है ना, अब मोटिवेशन वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज अगर पहले दिन हमारे 40 स्टूडेंट थे, अब 10 स्टूडेंट है। और ये मतलब ऐसा ही होता है, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो आते हैं देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, लेकिन वो एक माइंड में जिसका गोल हो ना कि हाँ अब मैंने ये काम करना है। ठीक है, तो देर आर वेरी फ्यू पीपल्स। अब जनरली हमारे एसएमआईटी में इनिशियली जो क्लासेस होती हैं उनमें 150 स्टूडेंट्स होते हैं, 1 ईयर का कोर्स होता है। अब आई जस्ट आई रिमेम्बर कि लास्ट कोर्स के अंदर हमारे तकरीबन 850 स्टूडेंट एनरोल थे, लेकिन पास आउट कितने हुए एट द एंड? 44। 850 में से। बात ये नहीं है कि मतलब स्टूडेंट ज्यादा है, बात ये है कि कितने मोटिवेटेड है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 स्टूडेंट है, अगर इनमें मोटिवेटेड है और इनमें 3-4 भी अच्छे से सीख जाते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा मकसद पूरा हो गया, हमने डिलीवर करना है। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हर एक बंदे को कान से पकड़े आओ भाई क्लास लो। ठीक है, तो वो बात एक अलग है। बट जिस तरह अब हम जा रहे हैं सेशन के अंदर, जो पार्टिसिपेंट रेगुलर है तो लर्न तो उन्होंने ही करना है ना। और जहां तक सर अर्जन की बात है, आप पहली दफा ट्रेन कर रहे हैं तो इनिशियली हर बंदे को थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बंदा बड़ा प्रोफेशनल है और उसने आके बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा देना है। ऐसा तो कुछ नहीं है सर, एक जैसे यहाँ पे ना, आप प्रोफेशनल तो कोई बंदा नहीं है यहाँ पे। प्रोफेशनल होता तो यहाँ पे क्यों होता है ना? आपकी समझ आ रही है? इस वजह से नहीं हमें ऐसी बात अगला जो, एक आ, मिनट सर, पता जी क्या जी सीन है, आप जो अगला बंदा पढ़ा रहा है ना, हमें बात का अगर हमें पता है कि हाँ ये ना थोड़ा सा इस तरह शायद ये इस तरह करें तो इनका जो पढ़ाने का मेथड है ना वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। वी जस्ट हैव टू गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो जब हम अपॉर्चुनिटी उसे देंगे तो उससे वो लर्न करेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल हम उसे ये कहें कि आप ये इस तरह नहीं कर रहे, तो मतलब ड्यूरिंग ड्यूरिंग क्लास ही उससे क्या होता है कि मतलब अगले बंदे को लगता है शायद मैं वैसे वाकई सही नहीं पढ़ा रहा ना। तो वी जस्ट नीड टू अप्रिशिएट नेक्स्ट पर्सन ना। तो ये चीजें हैं जो मैं यहाँ पे ना ऐड की हैं। तो आई थिंक अगर 10 पार्टिसिपेंट भी हैं और 10 अच्छे तरीके से करें तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। ठीक है, हम क्यों आ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल सुबह सुबह उठ के 1 घंटा क्यों दे रहे हैं? अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने टाइम शेड्यूल से 1 घंटा निकाला हुआ है। वाई? उसके पीछे एक रीजन है कि चलो यार वो स्टूडेंट सीख जाए हमसे। तो ये सिनेरियो है। जी, नहीं आप कुछ मैं आपकी बात से जी मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि कोई नया बंदा आए और उसको आप चांस ना दें। जरूर चांस दें। लेकिन वो हमने मैंने जो कल बात की थी उसमें थोड़ा सा उसमें मैं यही मैं ऐड करूंगा कि वो जो स्पेसिफिक एरिया है जहां पर हमें ज्यादा टाइम लगाना है, मेरा पर्पस है हम उधर शिफ्ट जब होंगे तो हर बंदा, मैं तो कहता हूँ हर बंदा पढ़ाए यहाँ पर। तो लेकिन जब वो एक जब स्पेसिफिक जगह पर आएंगे, देखें यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट है, वो आती है और चली जाती है। ठीक है, इसका मतलब वो कुछ शी इज लुकिंग समथिंग हियर ना। तो आप एक जब तो स्पेसिफिक है तो बेशक यही पढ़ाएं। कौन रोक रहा है किसको कि भाई आप अपना वो स्किल ना शो करें। तो वो जो कोर्स का मेन कंटेंट है हमने वो उस पर मेरा था कि आप फोकस रखें और बेशक जो मर्जी पढ़ाए, इसमें इसमें कोई इशू नहीं है। और जाहिर है कोई स्टार्ट करेगा तो आगे एक्सपीरियंस बनेगा ना। और बाकी रहा कि प्रोफेशनल लोग यहाँ यहाँ पर क्यों आएगा, ये बात मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। कारण कोई बहुत से प्रोफेशनल लोग कोर्सेज में बैठे होते हैं और उनका पर्पस जो होता है वो थोड़ा सा कुछ उसकी कुछ वो रीजन होगी जिसमें कभी और बात करें। ठीक है, तो मेरा ये पर्पस है कि आप कंटेंट की तरफ जाएं, बेशक जो मर्जी पढ़ाए उसमें कोई मसला नहीं। ये मेरे बात। हाँ देखिए सर, अपना जरा बात कोशिश करें। मैं ये कह रहा हूँ, अब फॉर एग्जाम्पल सारे यहाँ पे ना स्टूडेंट लर्न करके आए हुए हैं। ठीक है, अब एक जो प्रोफेशनल होता है ना, अब लेट्स सपोज जिस तरह वीकेंड पे हमारे पास वर्कशॉप होती है तो उसमें हमारे पास प्रोफेशनल आते हैं। अब सुबह सुबह सारे स्टूडेंट उठ के आए हुए हैं, अब स्टूडेंट एक दूसरे के साथ मिलकर लर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे आए हुए हैं, अब जिस तरह सर असद कुछ पढ़ा रहे हैं, तो अगर ये काम कोई फायदेमंद है तो फिर ही पढ़ा रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स चीजें लेके आ रहे हैं और ये यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है। बाकी जहाँ तक आपके पॉइंट्स है वो भी माइंड में रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ना। जी सर, से आप
Okay, so thank you, Sir Zulfikar and Sir Ahmed, for your contribution. So मेरा मकसद बस यही था, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, आप दोनों का माशाल्लाह से ज़्यादा एक्सपीरियंस है टीचिंग में भी, और वैसे भी आप सीनियर हैं मेरे। सो आप मतलब आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा, मैं भी इतना मैंने नहीं किया हुआ, सो वहाँ पे कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन खैर देखेंगे इनको, आगे ध्यान रखेंगे उनका। खैर मैंने, मेरा बस मकसद आज का ये था कि मैं पूछ लूँ कि किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी है इसको, नहीं तो हम फिर डेटा विजुअलाइजेशन को थोड़ा सा देखते हैं, और फिर हमने प्राइवेसी के कुछ देखने हैं चीज़ें, उसके बाद एक दो लेक्चर उस पर लगाएंगे, फिर हम प्रॉपर मशीन लर्निंग स्टार्ट कर देंगे, उसके एल्गोरिदम्स उसके हैं जो सुपरवाइज लर्निंग से। अगर किसी का नहीं है तो मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, डेटा विजुअलाइजेशन को 10 मिनट हार्डली लगने हैं, तो वो लगा लेते हैं, अभी है टाइम हमारे पास। अच्छा, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मेरे ख्याल से जो बेस्ट एक चीज़ थी मेरे माइंड में आई थी, वो बेहतर ये था कि आप मतलब, इससे बेहतर ये है कि मतलब एक तो ये चीज़ ये है कि मैं उसकी प्रॉपर नोटबुक्स उसकी बना लूँ, या वहाँ पे कोई चार्ट्स उसके बना लूँ, ताकि हम वहाँ पे उसको डिस्कस कर सकें। लेकिन मैं नोटबुक बनाऊंगा तो उसमें मैं सारे चार्ट्स को कवर कर नहीं सकता, क्योंकि डेटा विजुअलाइजेशन एक बहुत बड़ी फील्ड है। आप इसको डिफरेंट लाइब्रेरी से आप इसके मतलब, अगर आपने इसके डैशबोर्ड बनाने हैं कोडिंग के बगैर, तो आपको पावर बीआई टैबली वगैरह यूज़ करते हैं। अगर आपने पाइथन में बनाने हैं कोडिंग के साथ, तो आप डिफरेंट लाइब्रेरी, जैसे हमारे पास पांडाज है, या फिर सी बोर्ड है, मैटप्लॉटलिब है, प्लॉटली है, डैश है, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं। सो उसके लिए सबसे बेहतरीन लाइब्रेरी जो, या रिसोर्स जो मेरे नज़र में आया था, वेबसाइट जो है, सॉरी लाइब्रेरी कह रहा हूँ, तो ये पहले भी मैम दरताशा ने आपके साथ शेयर किया था कि डेटा टू विज, आप इसको जाकर सिंपल यहाँ पे सर्च करेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं डेटा टू विज, या आप यहाँ पे जाकर सिंपल लिखेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है, मैं इस फेज से गुजर के आया हूँ। आप अगर किसी मतलब बहुत से लोग जो होते हैं ना, उनको डेटा विजुअलाइजेशन में आके मसला आता है कि मैंने कौन सा चार्ट बनाना है या कौन सा ग्राफ बनाना है, उनको समझ नहीं आ रही होती। सो उसके लिए ये इन्होंने बड़ी हुई एक रिटेल में एक बनाया हुआ है, और इसको एंड्रो बेला, जिनका थोड़ा है एक्सपीरियंस, वो मतलब जिन्होंने थोड़ा सा काम पहले किया हुआ, उनको आइडिया होगा कि एंड्रो बेला जो एक गाइड है जिनको पूरी इंडस्ट्री में ही डेटा विजुअलाइजेशन के लिए फॉलो किया जाता है उनके रूल्स को। सो ये भी उसी की बेस पे बनी है वेबसाइट। और यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर बताया हुआ है कि अगर आपके पास न्यूमेरिक डेटा है तो उसके लिए आप कौन कौन से ग्राफ बना सकते हैं, अगर कैटेगोरिकल है, या न्यूमेरिक या कैटेगोरिकल दोनों चीज़ें हैं, या मैप्स आप बनाना चाह रहे हैं नेटवर्क के या टाइम सीरीज के, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। और यहाँ पे खाली ये नहीं कि आपने मतलब आके उनको उन्होंने बता दिया हुआ, सिंपल है ऐसे। आप अगर उस पर जाएंगे तो आपको प्रॉपर उसकी वो बताएंगे चीज़ें सारी, मतलब अगर न्यूमेरिक में हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर वन न्यूमेरिक वेरिएबल है, मतलब आप न्यूमेरिक आपके पास आपके जो क्या नाम, वेरिएबल की डेटा टाइप न्यूमेरिक है, और आप यूनिवेरिएट एनालिसिस करना चाह रहे हैं। यूनिवेरिएट से क्या मुराद है कि आप किसी एक वेरिएबल पे एनालिसिस करना चाह रहे हैं। सो उसके लिए कौन से जो बेस्ट चार्ट्स हैं न्यूमेरिक डेटा के लिए, वो ये है, हिस्टोग्राम है, डेंसिटी प्लॉट है। अगर आप टू न्यूमेरिक वेरिएबल, जिसको बाई वेरिएट एनालिसिस कहा जाता है, उसके लिए करना चाह रहे हैं, सो उसके लिए ये हैं। मतलब अगर ऑर्डर्ड हैं तो फिर कनेक्टेड स्कैटर प्लॉट आप बना ले, एरिया प्लॉट बना ले, लाइन प्लॉट बना के आप उसके ट्रेंड्स देख सकते हैं। अगर आप किसी चार्ट पे जाएंगे ना, आप उस पर क्लिक करेंगे, सो आपको उसकी डिटेल नजर आ जाएगी। मतलब अगर ये हिस्टोग्राम देखना है हमने, तो ये किसके लिए यूज होता है, एन एक्यूरेट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा। हिस्टोग्राम टेक्स एन इनपुट अ न्यूमेरिकल वेरिएबल ओनली, मतलब आपने अपने डीएफ डेटा फ्रेम में से जो आपका न्यूमेरिक वेरिएबल होगा, जैसे अगर एज का वेरिएबल है, आपने वो बस इसको पास करना है। द वेरिएबल इज कट इनटू सेवरल बिन्स। बिन्स क्या क्या बिन्स से क्या मुराद है, जो मतलब ये जो यहाँ पे बनी हुई है, ये डिफरेंट क्या नाम है, येलो कलर में है, ये इनको बिन्स कहा जाता है। एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर बिन इज रिप्रेजेंटेड बाय द हाइट ऑफ द बार।
इट इज पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेफरेंस। मतलब आपको जो भी आपके पास यहाँ पे प्लॉट होगा, या आपको उसके साथ उसकी डिटेल मिल जाएगी। आप प्ले विद बिन साइज, आप उसके बिन के साइज को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बताया ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, इसमें आपने चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप उसको जो क्या नाम बिन के साइज को चेंज कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, सो रिकमेंडेड यही है कि बाय डिफॉल्ट अगर आप बिगिनर हैं तो आप उसी तरह रहेंगे जिस तरह सेट होता है बाय डिफॉल्ट। अगर आपने उसको चेंज करना है, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो फिर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप फिर पाइथन पे जाएंगे, मतलब आप डिफरेंट लैंग्वेज में कर सकते हैं ना, पाइथन भी अवेलेबल है, आर है, और बाकी चीज़ें भी। सो अगर आप पाइथन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपको उसका कोड भी प्रॉपर मिल जाएगा कि आपने किस तरह उसको करना है। ये उसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। आप यहाँ से अगर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, सो आप यहाँ पे सिंपल आए इसका, यहाँ पे क्लिक करें। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आके आप हर एक लाइब्रेरी का यहाँ पे मतलब जो चार्ट है आपके पास, उसका यहाँ पे कोड अवेलेबल है। आप यहाँ पे आए, उसको कॉपी करें, अपनी नोटबुक में पेस्ट करें, तो आप साथ उसको देखेंगे कि आप वो बता रहा है, आपको क्या समझ आ रही है क्या नहीं आ रही, और उसको साथ इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। मतलब यहाँ पे जो बताया हुआ है सेपल लेंथ, सेपल ये आइरिस का डेटा सेट है। मतलब आइरिस फ्लावर होता है, उसके अब 3 तरह की स्पीशीज होती हैं, सतोसा, वर्जिनिका, और एक और होती है। सो मकसद वो नहीं है यहाँ पे, मकसद ये है कि आपने डेटा विजुअलाइजेशन कैसे करी है। फिर यहाँ पे डिफरेंट आपको सारी यहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब जो भी चार्ट्स हैं, अगर कैटेगोरिकल में है, वो आपने किस तरह कौन से आप उस पर बना सकते हैं। अगर न्यूमेरिक और कैटेगोरिकल दोनों हैं, तो आप वो किस तरह बना सकते हैं। सो आपको यहाँ पे प्रॉपर एक उसकी सारी गाइड मिल जाती है। आप इस लाइब्रेरी को अपने पास सेव कर लें। और डेटा विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक ईडीए का। सो यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज है, जैसे मैंने पहले बताया, होते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा प्लॉट बनाना है, किस तरह बनाना है, और वो अक्सर बना भी लेते हैं, लेकिन उनको इंटरप्रेट नहीं करना आता। मतलब उनको समझ नहीं आ रही होती कि इस प्लॉट से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो वो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बॉक्स प्लॉट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को बस ये है कि आप ये आउटलाइट देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको जाके अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वरना फिर आप अगर जब भी आपने इस पर काम करना है, आप उसकी लाइब्रेरी, मतलब इसकी वेबसाइट या फिर डिफरेंट लाइब्रेरी जो हैं हमारे पास, सी बॉन्ड, मेटोलिब, आप उनकी जाकर डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं। उनकी आपको डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगी। हर एक लाइब्रेरी की एक एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन है। अ, तो आप उसको जाकर रीड कर सकते हैं कि आपने किस तरह करना है किस तरह नहीं। सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं। इस यहाँ तक कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अगर आप इजाजत है, मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए ऐड कर दूं। जी सर, आपकी बात की समझ नहीं आई मुझे, आप प्लीज़ रिपीट करें। जी मैं कह रहा था कि अगर आप थोड़ा सा मुझे परमिशन दें तो मैं डेटा विज की थोड़ी सी इम्पोर्टेंस सर आपकी स्टूडेंट। आवाज़ नहीं आ रही। आवाज क्यों नहीं आ रही? एक मिनट। अब आ रही है? अच्छा सॉरी, शायद मेरा इंटरनेट कनेक्शन था। जी जी सर, आप बोलें। जी नहीं, मैं कह रहा था थोड़ा, मैं 2-3 मिनट, अगर शायद 2 मिनट रह गए, तो मैं थोड़ा सा डेटा विज के बारे में स्टूडेंट्स को ये बताऊंगा कि बेसिकली डेटाबेस जो है ना, ये एक बहुत पावरफुल टूल है। उसकी रीजन ये है कि आपने जो भी डेटा लेना है किसी खास पर्पस के लिए, तो आपने उसमें से कुछ एनालिसिस निकालना है, इनसाइट्स निकालनी है, तो वो आपको ना एक पूरी पिक्चर ये डेटा विजुलाइजेशन बनाकर दे देगा। और बहुत से लोग जो एक्सपर्ट होते हैं, वो डेटा विजुलाइजेशन से ही इनसाइट्स लेते हैं। वो ज्यादा डेप्थ, उनको बहुत लंबी चौड़ी मशीन लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती। मशीन लर्निंग हम इसलिए करते हैं, वजह ये होती है कि हमें एक्यूरेसी की जरूरत होती है। जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, वो जिसको बोलते हैं ना मैक्रो लेवल, एक बर्ड आई व्यू, उससे वो गैस कर, उससे वो एनालिस, एक उसका व्यू लेके अपना वो काम, मतलब उसको उससे इंसाइट्स निकालते हैं।
अब क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं और कुछ केसेस में हमें एक्यूरेसी बहुत जरूरत होती है, उस केसेस में फिर हम इन डेप्थ में जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि डेटा विजुअलाइजेशन आपका बहुत सा काम कर देता है। उससे पता चल जाता है कि ओवरऑल क्या हो रहा है, उसमें क्या चीज हमने नोट करनी है, कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या ट्रेंड्स हैं, क्या पैटर्न्स हैं। ये सारा डाटा विजुअलाइजेशन आपको ना शुरू में बता देता है। और फॉर एग्जांपल अगर आपने नाम सुना हो, आप डेटा को वैसे उसकी पिक्चर बना दें तो उससे भी आइडिया हो जाता है कि सपोज जो लोग स्टेटिस्टिक्स को जानते हैं कि ये इसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन, पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो वो जो यानी कि आपने ना सुना होगा, चाइनीज प्रोवर्ब है, पता नहीं कहाँ की, कि ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। एक अगर तस्वीर को आप देख लें और आप उस चीज के ऊपर एक ऐसे लिखें 1000 अल्फाज का, तो वो पिक्चर ज्यादा हैवी होगी उस पर। वो 1000 अल्फाज का जो ऐसे है, उसमें से उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको पिक्चर से मिलेगी। तो पिक्चर जो है बहुत पावरफुल इसका इम्पैक्ट है। और जो काफी लर्न लोग होते हैं, एडवांस लोग होते हैं, वो इस पिक्चर से ही चीजें निकाल लेते हैं। तो फिर मशीन लर्निंग की बाद में जरूरत पड़ती है। तो ये इसकी बहुत, तो आपको पता होना चाहिए किस टाइप जगह पर कौन सा वो चार्ट लगाना है, उसकी रीजंस क्या हैं। तो वो ये एक बहुत इन डेप्थ, यानी कहने का मतलब है कि ये जो डेटाबेस है ये खुद एक बड़ी फील्ड है। तो इसलिए डेटाबेस के ऊपर फोकस करना चाहिए आपको। और ये आपको मैंने पहले बार बार बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, द रीजन इज दैट कि ये आपको पूरी पिक्चर शुरू में ही बता देती है कि इसमें क्या होगा। ठीक है। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया कि डेटा विजुअलाइजेशन एक बहुत बड़ी फील्ड है खुद के अंदर ही। सो ये अगर कोई इसको ही मास्टर कर लेता है तो उसकी मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मशीन लर्निंग इंजीनियर में रहे हैं, उसके पहले भी उन्हें सारी बातें डिस्कस की हुई हैं कि आप हर एक एक जो आप इसके अंदर कह लें कि स्टेप है मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल में, वो सारा खुद के अंदर एक फील्ड है। तो हम जितना इसको कवर कर सकते हैं करेंगे। बाकी स्टूडेंट देखें अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो सब वो साथ हमसे हेल्प ले सकते हैं या फिर यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं ताकि सबकी इंटरेक्टिव लर्निंग हो। आपकी जो नेक्स्ट मशीन लर्निंग क्लास होगी ना, इसके बाद जब कोई नई क्लास हो उसमें इंशाल्लाह मैं भी आऊंगा ट्रेन। ओके। सो एक दो मिनट रह गया उसमें, बस ये मैं कहना चाहूँगा कि मतलब वीडियो को हमने अब कवर कर लिया है, इसको हम दोबारा अब नहीं देखेंगे। अभी आप पे क्या आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, बस मैं एक दो लाइब्रेरीज उसकी बताऊंगा जो ऑटोमेटेड ईडीए के लिए होती हैं। उसके लिए डिटेल होती है या फिर क्या नाम है, वाई डेटा प्रोफाइलिंग, स्वीट विज है, डेटाबेस, शायद इस तरह की तीन चार लाइब्रेरीज हैं। तीन चार नहीं, काफ़ी लाइब्रेरीज हैं जो आपको ऑटोमेटेड 2 या 3 लाइन में आपका कंप्लीट ईडीए करके आपको दे देती हैं। सो आप उनको जाके देखिएगा। हाँ, 2 3 लाइन में आपको सारा आपका आइडिया मिल जाएगा। आपने बस अपना डेटा सेट देना है उसको। सो अगर कोई इसको एक्सप्लोर करना चाहे तो वो भी कर सकता है। मीनवाइल अगर किसी और का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। बाकी क्लास का हमारी तकरीबन टाइम एंड हो। अगर अगर पॉसिबल हो तो कल आप ना अगर बबल चार्ट करवाएं तो मेरे ख्याल बच्चों को इंटरेस्ट होगा इसमें। जी सर, हम देख लेंगे उसको। ठीक है, अगर किसी का भी